नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। असम में चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस गठबंधन ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर के रिजॉर्ट लाया गया है ताकि बीजेपी उन्हें नतीजों के पहले या बाद में अपने पाले में करने की कोशिश में कामयाब ना हो पाए। सूत्रों का कहना है कि कम से कम 22 उम्मीदवारों को जयपुर के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित पहुंचाया गया है। बता दें, ऐसा कई बार हो चुका है जब कांग्रेस के विधायक नतीजों के बाद बीजेपी में टूटकर चले जाते हैं। और असम में तो कांग्रेस गठबंधन में शामिल बोडो पीपुल्स फ्रंट का एक उम्मीदवार तो मतदान के पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुका है। असम में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है और 2 मई को नतीजे आने हैं। देश भर से आ रही कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं पड़ी है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, यह कहना कि वैक्सीन कम पड़ रही है सही नहीं है। सभी राज्यों को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। वहीं रैलियों में भीड़ जुटने को लेकर शाह ने कहा कि चुनावी प्रचार नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और कहां चुनाव होगा कहां नहीं, इसका फैसला करना चुनाव आयोग का काम है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही राहुल ने कहा है कि भारत में अन्य टीकों को मान्यता देने की कार्यवाही तेज की जाए। टीकाकरण अभियान के तहत हर उस इंसान को टीका लगवाने की अनुमति दी जाए जिसे टीका लगवाने की जरूरत है। इसके अलावा जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको महामारी की दूसरी लहर में सहायता देने के लिए कोई योजना भी बनाई जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के दावे को लेकर कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। लेकिन क्या अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है? इसके साथ ही राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरा नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों पर उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है। पहला नोटिस उन्हें उनके अल्पसंख्यक वोट न बंटने देने वाले बयान के लिए 7 अप्रैल को भेजा गया था। ममता से 48 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। ताजा नोटिस में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से कहा है कि वे केंद्रीय बलों के बारे में दिए गए बयान को लेकर स्पष्टीकरण दें। चुनाव आयोग ने कहा कि ममता ने 28 मार्च को कहा था कि आपने केंद्रीय पुलिस को इतनी ताकत क्यों दी हुई है कि वे महिलाओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। मैंने ऐसा ही 2019 और 2016 में भी होते हुए देखा था। हालांकि ममता ने यह भी कहा था कि वे केंद्रीय बलों का सम्मान करती हैं, लेकिन दिल्ली के निर्देश पर वे काम कर रहे हैं। वे लोग मतदान से एक दिन पहले गांव में लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और केंद्रीय बलों में शामिल कुछ जवान तो महिलाओं का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। वो लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी को नोटिस भेजे जाने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है, उनको चाहे 10 नोटिस भेज दो, लेकिन उनका जवाब फिर भी वही रहेगा कि मैं लोगों को बिना बटे एकजुट होकर वोट करने के लिए कह रही हूँ। इसके साथ ही ममता ने पीएम मोदी पर वोटों को सांप्रदायिक लाइन पर बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी को कितने नोटिस भेजे गए हैं, वो हर रोज हिंदू मुसलमान की बहस करते हैं। ममता के पुराने साथी और नंदीग्राम में उनके खिलाफ बीजेपी की टिकट पर ताल ठोक रहे शुभेंदु अधिकारी को भी उनके सांप्रदायिक बयानों के लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि उसे सीपीआईएमएल की नेता कविता कृष्णन की शिकायत मिली है, जिसमें उन्होंने अधिकारी पर 29 मार्च को नंदीग्राम में हेट स्पीच देने का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारी द्वारा ममता को बेगम कहे जाने और इस इलाके को मिनी पाकिस्तान बनाने की बात कहे जाने का आरोप लगाया था। अधिकारी से 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। संगीता सेंगर को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर है कि यह काम कुलदीप सेंगर के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए किया गया है, क्योंकि सेंगर का इस इलाके में काफी राजनीतिक रसूख माना जाता है। सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सेंगर को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था। मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। बता दें, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिलने के मामले में वाजे को हिरासत में लिया गया। वाजे पर कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में अब हेल्थ केयर वर्कर्स भी आ रहे हैं। दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर्स के भी पॉजिटिव होने से इलाज की व्यवस्था पर खराब असर पड़ सकता है। शुक्रवार को ही खबर आई थी कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों के बाद अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सहित कम से कम 7 शहरों में रात की कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू होगा। ये आदेश कल यानी शनिवार से 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज के बाद 5 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। अब से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बरेली और सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा। कोरोना संकट के बीच आज से आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज हो रहा है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है। मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है, तो वहीं आरसीबी अपने एकमात्र ताज की तलाश में है। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए टूर्नामेंट के मैच जिन 6 शहरों में खेले जाने हैं, उनमें से अधिकांश शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।